Coil of 400 tons in AC generator having area of 0.1 meter square is rotating in a magnetic field of 50 Tesla in order to generate a maximum voltage of 220 volts. How fast is the coil to be rotated? तो देखो E बराबर होता है नवाब के, ओमेगा हो जाएगा E अपॉन नैब। E 220 है, N की वैल्यू है 400, A 0.1, B 50। 220 डिवाइड बाय 2000 तो ये 22/200 यानी 0.11 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास आ गया। अब ओमेगा बराबर हो जाएगा 0.11 को 2 से डिवाइड करो, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.0175 रेडियन पर सेकंड क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनका रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू का, क्योंकि 2 होता है 6.28। अच्छा साल है, EMF ऑफ 45 मिली एम्पेयर इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ 500 टर्न्स व्हेन द करंट इन अ नेबरिंग कॉइल चेंजेस from 15 ampere to 4 ampere in 0.2 second. What is the mutual inductance of the coil? What is the rate of change of flux in the second coil? देखो EMF है 45 मिली एम्पेयर यानी 45 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न्स है 500, करंट 1 15, करंट 2 4 एम्पेयर और टाइम 0.2 सेकेंड। सबसे पहले तो भाई करंट का डिफरेंस ले लेंगे हम, ठीक है। और जब करंट का हम डिफरेंस लेंगे ये दोनों का, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला ये होता है भाई, एम चाहिए हमें तो एम को एक तरफ कर लो, बाकी वैल्यूज़ एक तरफ कर लो। तो EMF 0.045 है, टाइम 0.2 है, 15 और 4 का डिफरेंस लिया, ये आपके पास आ गई म्यूचुअल इंडक्टेंस 8.18 इंटू 10⁻⁴ हेनरी। अब अगर आपको अगली चीज़ चाहिए डेल फाई अपॉन डेल टी, जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो इस फार्मूले में से क्या करो, n को उधर ले जाके डिवाइड कर दो। EMF को n से डिवाइड कर दो तो 9 इंटू 10 की पावर -5 वेव पर मीटर सेकेंड। ये आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। करंट ऑफ 6.25 एम्पेयर इज मेंटेन्ड इज अ लॉन्ग स्ट्रेट conductor by a source. Calculate the force per meter on similar parallel conductor in a air at a distance of 0.5 meter from the first and carrying a current of 2 एम्पेयर। तो देखो जो शुरू में करंट है 6.25 एम्पेयर है, लेंथ 1 मीटर, रेडियस 0.5। सेकंड जो करंट है वो 2 एम्पेयर है, न्यू नॉट की वैल्यू हम सबको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो भाई ये फार्मूला होता है न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो आई से मुराद यहाँ हम I1 यानी पहला करंट लेंगे बच्चों। अब जब हम ये लेंगे तो देखो न्यू नॉट की तो वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट की 6.25, आर 0.5, 2 पाई कैंसिल होगा, यहाँ से 2, फिर ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया, ये आंसर आएगा टेस्ला। फिर ये फार्मूला होता है B = F I2L sin थीटा। ये उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो B से, करंट से, फिर साइन 90 की वैल्यू पुट करो, तो इन दी एंड ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। और यही हमारा फाइनल। बड़ा अच्छा सवाल है। आयरन कोर सोलोनाइट विथ 600 टर्न्स has a cross section area of 20 centimeter square, current of 4 ampere passing through it produce 0.4 vapor per meter square. What EMF is produced in it if the current is turned off in 0.2 second? What is its self inductance? एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो अगर लेंथ होती है तो एक बार 100 से डिवाइड करते हैं, चूँकि एरिया इसलिए 2 बार करेंगे। करंट 4 एम्पेयर है, बी की वैल्यू 0.4, वेपर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला एक ही बात है, ठीक है, सेम है दोनों। टाइम 0.2 सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स है 600। अब होगा क्या
कि पहले तो देखो हमें ईएमएफ मालूम करना है। अब ये जो फार्मूला ईएमएफ का, इसमें डेली बराबर होता है बी इंटू एरिया के, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू, बी की वैल्यू, ठीक है, आपका एरिया की वैल्यू, ये सारी हमने पुट की। इसको सॉल्व करके ईएमएफ आ जाएगा 0.24 वोल्ट। अब एक और फार्मूला होता है ईएमएफ इक्वल टू एल, यानी सेल्फ इंडक्टेंस करंट अपॉन टाइम। यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस को एक तरफ ले लो, ईएमएफ 0.24 अभी निकाली है, टाइम 0.2 सेकेंड दिया हुआ है और करंट 4 है, वैल्यूज़ पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 0.012 हेनरी या 12 मिली हेनरी इज योर। जो बड़ी अच्छी एक एमसीक्यूज है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग along the axis of solenoid carrying a current. Which of following is correct statement about the electromagnetic force acting on the electron? यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है along the axis of solenoid carrying a current. Which of following is correct statement about the electromagnetic force acting on the electron? Option A, the force act radially inward. Option B, the force acts radially outward. Option C, the force acts in the direction of the motion. Option D, no force acts. तो आखिर ये सब है क्या? चलो आओ पूरा रीजनिंग के साथ समझते हैं। Electromagnetic force is only produced when the movement of the electron is perpendicular to the direction of the magnetic field. In this case, the magnetic field is parallel to the axis of the solenoid and thus no electromagnetic force is produced. MF से मुराद है मैग्नेटिक फील्ड, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मेरे भाई पहले इन्होंने तो कहा है कि मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलोनाइड, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलोनाइड यानी पैरेलल है, इसकी पैरेलल है तो कोई फोर्स प्रोड्यूस ही नहीं होगी। करेक्ट आंसर होगा नो फोर्स। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज ए लेवल की जो कि यहाँ पेपर में पूछी गई। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल्स टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ प्रोजेक्ट हो रहे हैं? राइट एंगल 90 डिग्री टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, इन द एसेंस ऑफ अदर फील्ड, ध्यान से देखो बात हो रही है इन द एसेंस ऑफ अदर फील्ड। इन विच डायरेक्शन इज द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड? ऑप्शन ए, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, टू द लेफ्ट, टू द राइट। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, the electron will deflect towards the end with higher electrode potential. और हाइयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो ये एरो लेफ्ट टू राइट आ रहा है, इसका मतलब है कहाँ होगा? यहाँ होगा, क्योंकि हमेशा हाइयर टू लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं। तो इस सूरत में डिफ्लेक्ट होगा हाइयर पोटेंशियल, और हाइयर पोटेंशियल कहाँ है बच्चों? लेफ्ट पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू द लेफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फिर देखो ना बात क्या हो रही है, हाइयर पोटेंशियल। हाइयर पोटेंशियल ये एरो जाहिर कर रहे हैं कि ये हाइयर टू लोअर, हाइयर टू लोअर। तो हाइयर कहाँ है? लेफ्ट साइड पे। तो करेक्ट आंसर एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 4 kg एंड चार्ज 8 कूलम मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 0.25 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 6 टेस्ला इज गिवन बाय। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड 6 है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, 0.25 मीटर पर सेकेंड यानी 1/4, मास 4 kg है। तो 8 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा जी। 6 2 जा ऊपर नीचे 4, मज़ीद भी कटेगा। 0.25 का मतलब क्या होता है भाई? 1/4, ये हम बार बार बता चुके हैं। 4 और 2 कटेगा, बिल्कुल कटेगा जी। और 6/2 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v at right angles to a magnetic field of flux density B is given by। तो ये ऑप्शन थी हमें। देखो सीधी सादी बात है, बात हो रही है एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और मास m एंड चार्ज e मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v एट राइट एंगल्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज गिवन बाय। तो देखो नेट फोर्स हमेशा बराबर किसकी होती है? मैग्नेटिक फोर्स। नेट फोर्स m है, मैग्नेटिक फोर्स BeV, तो m उधर जाके डिवाइड, तो a बराबर होगा BeV अपॉन m, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा a। और बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल भी होता है, ठीक है जी। थोड़ा दिमाग लगाओ तो सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन हमने निकाली अभी, ml² t - 2 a - 2। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। ठीक है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं
अच्छा देखो और कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं, यहाँ देखो इलेक्ट्रोमोटिव वोल्ट और टाइम, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर भी किसके इक्वल होगा, हेनरी के इक्वल होगा। यानी हम एक यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस का क्या कह सकते हैं, वोल्ट इंटू सेकंड, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। और देखो एम का मतलब है मास यानी केजी, लेंथ का मतलब लेंथ यानी कि डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर, T-2 पर सेकेंड स्क्वायर, A-2 पर एम्पियर स्क्वायर। यानी एक यूनिट हेनरी का यानी सेल्फ इंडक्टेंस का एक यूनिट क्या हो सकता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। या ये भी आ सकता है कि एक हेनरी किसके बराबर होता है, या ये जो क्वांटिटी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर किसके इक्वल होती है। बहुत सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या होगा, हेनरी, हेनरी क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। तो देखो डायमेंशन से यूनिट, यूनिट से डायमेंशन निकालना बड़ा आसान है। जहाँ तक देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म के चैप्टर की डायमेंशन का ताल्लुक है, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था F इक्वल टू है, तो B बराबर हो जाता है F अपॉन एल। F की डायमेंशन तो याद होनी चाहिए MLT-2। I का मतलब है करंट जिसकी डायमेंशन A होती है, L का मतलब है लेंथ, ऑफ कोर्स डायमेंशन भी L ही होती है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन की जो डायमेंशन आती है B की हमारे पास, वो आ जाती है MT-2A-1। जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं एरिया से, वैसे ही B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन निकालनी है, बड़ा आसान है। देखो B की डायमेंशन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, MT-2A-1, उसको मल्टीप्लाई कर दो L स्क्वायर से, ये हो जाएगी MT-2A-1 L स्क्वायर। अब बच्चों क्या सेल्फ इंडक्टेंस की भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, फार्मूला बताया तो था E=L del I अपॉन del T। हमें तो ये L चाहिए। अच्छा ये L से मराद ऑफ कोर्स लेंथ नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो इसको del L लिख दो ताकि थोड़ा फर्क रहे, ठीक है। अब ये बराबर किसके हो जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय करंट डिवाइड बाय टाइम। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय करंट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद होनी चाहिए। ML2T-3A-1। टाइम की डायमेंशन T, करंट की डायमेंशन A। डायमेंशन का टॉपिक जब मैं अलग से कराता हूँ तो कुछ डायमेंशन याद करने को बोलता हूँ, जैसे कि फोर्स की, वर्क की और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखो अब सीधी सादी बात है यार, T-3 और T1, T-2 बचेगा, एक ऊपर -1 है, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, A-2, ये फाइनल। देखो FBI के लिए देखो ये फोर्स हो गई आपकी थंब की डायरेक्शन, B मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है आपके, और ये I हो जाएगा करंट। तो ऐसी तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। थंब की डायरेक्शन में आपकी फोर्स, सेकंड फिंगर जो हो गई ये आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी जो फिंगर्स हैं इनको जो हम कर्ल कर रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो याद रखने की बेहतरीन ट्रिक होती है FBI, कभी गलती नहीं, ठीक है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लेंस लॉ। आखिर ये लेंस लॉ होता क्या है और इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या काम करता है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी हमेशा सेम रहती है। जैसा कि हमारा AC जनरेटर है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है, और DC जनरेटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी मोटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो लेंस लॉ में भी कुछ ऐसी बात है। लेंस लॉ में हम करते हैं, कॉइल के पास एक मैग्नेट लाते हैं, जैसे ही अच्छा जब मूव करेंगे, मूव नहीं करेंगे रेस्ट में तो कुछ नहीं होगा, जब मूव करेंगे मैग्नेट को कॉइल की तरफ तो एक EMF इंड्यूस होगी। ये क्यों हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा हमें पता कैसे चलेगा, हमने कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। अच्छा जितना ज़्यादा मैं कॉइल को या मैग्नेट को मूव करूँगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी ज़्यादा चेंज होगी यानी मैकेनिकल वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उतनी ज़्यादा एनर्जी चेंज होगी। तो बात वो ये है कि ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो लेंस लॉ को इसलिए हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरा कर रहा है। इंड्यूस EMF याद रखो तभी होता है जब चेंज किसका हो रहा हो, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब एक बड़ी FT के हिसाब से हम बात, इंड्यूस EMF भी दो टाइप के होते हैं, एक स्टेटेड एक डायनामिक। ये क्या चक्कर है,
देखो जब कॉइल रेस्ट में हो और मैग्नेट मोशन में हो तो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन अगर कॉइल मोशन में और मैग्नेट रेस्ट में हो तो डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। यानी रिश्तेदारी की असल हम किसको देखते हैं, कॉइल को। कॉइल रेस्ट में तो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ, और अगर मैग्नेट रेस्ट में और कॉइल मोशन में है तो डायनेमिक